है हमारे पास, हम लोग बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट का अगर टेंपरेचर है ग्रेटर देन 0 केल्विन सो इट विल बी अ सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो सोर्स हो सकता है वो उसका बहुत तरीके का डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस हो सकता है हमारे पास। जैसे अभी हम लोग क्लास 11th में जो ज्यादा पढ़ेंगे एक पॉइंट सोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत दूर सन को हम लोग अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सोर्स की तरह अर्थ पे बैठ के ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप बहुत दूर से देख रहे हो तो इट लाइक अ पॉइंट सोर्स। तो एक पॉइंट सोर्स है मान लो हमारे पास, तो ये पॉइंट सोर्स का कुछ पावर है पी वाट्स, मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। अगर मैं मीडियम यहाँ पे आइसोट्रोपिक कंसीडर करूँ, जैसे आप इसको सन ही अज्यूम कर लो, लेट्स से दिस इज द सन, तो इसके चारों तरफ मीडियम आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक कंडीशन मतलब याद है थर्मल एक्सपेंशन में बताई थी टर्म का मतलब, मतलब इक्वल एक्सपेंशन होगा हर डायरेक्शन में। मतलब जनरल टर्म मीनिंग आइसोट्रोपिक का क्या होगा कि कोई जो पैरामीटर में आप इंटरेस्टेड हो तो वो पैरामीटर हर एक डायरेक्शन में सेम वैल्यू है उस पैरामीटर का। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल कंडीशंस एग्जिस्ट करता है हर एक डायरेक्शन में। तो जो भी रेडिएशन यहाँ पर एमिट होगा वो रेडिएशन क्या हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा, हाँ सर। है ना। थर्मल रेडिएशन का स्पीड क्या होता है, सर सी वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल कर रहा है, सी का वैल्यू से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हर एक डायरेक्शन में अगर सेम स्पीड से ये रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है तो किसी भी आर डिस्टेंस पे मैं अगर एक स्फीयर देखूं, ठीक है, तो इस स्फीयर पे ये जो भी टोटल पावर यहाँ से एमिट हो रहा है वो टोटल पावर एक स्फेरिकल सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जा रहा है। वो तो स्प्रेड आउट होते जा रहा है ना टोटल पावर, है ना। जैसे मान लो कि आप आर रेडियस पर अगर एक स्फीयर कंसीडर करो आर रेडियस का यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से जितना भी पावर एमिट होगा वो सब इस पे इंसिडेंट होगा, स्फीयर पे और एक साथ इंसिडेंट होगा, तो क्या हर डायरेक्शन में स्पीड से है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक। हाँ सर। ठीक है, सो टोटल पावर कितना इंसिडेंट हुआ इस स्फीयर पे, टोटल पावर इंसिडेंट ऑन दिस स्फीयर इज इक्वल टू द पावर एमिटेड बाय द सोर्स। ये तो अभी यहाँ पर वही चीज हम लोग कर रहे थे इस क्वेश्चन में भी कि टोटल पावर इस आउटर स्फीयर पे कितना इंसिडेंट हुआ जितना इनर वाला स्फीयर एमिट किया, वही था ना। तो यहाँ पर भी वही चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि इनर स्फीयर जो भी एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकंड, जितना पावर एमिट कर रहा है, दिस टोटल पावर विल बी इंसिडेंट ऑन दिस आउटर स्फीयर। तो देयरफॉर द टोटल पावर फॉलिंग ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज पी। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक और स्फीयर यहाँ पे कंसीडर करता इसके बाहर जिसका रेडियस और ज्यादा है, तो इसको भी टोटल पावर तो पी मिलता, लेकिन क्या वो टोटल पावर ज्यादा बड़ा एरिया पे स्प्रेड आउट हो जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे तो जो स्फीयर्स बनेगा उसका एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑल्दो पावर रिसीव्ड इज पी बट दिस टोटल पावर विल बी स्प्रेड आउट ऑन टू अ लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसीलिए टोटल पावर में हम इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो एरिया भी कितना हमको कंसीडर करना है। जो टोटल पावर तो इंसिडेंट हुआ स्फीयर पे, ठीक है, ठीक है, स्फीयर पे टोटल पावर भी इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये टोटल पावर स्प्रेड आउट हो चुका है, और कितना एरिया पे स्प्रेड आउट हो चुका है, 4 पाई आर स्क्वायर का एरिया पे स्प्रेड आउट हो चुका है। ये हो रहा है ना। इसीलिए आप एक कोई भी लाइट सोर्स आप जितना दूर जाते हो आपको इंटेंसिटी उतना ही कम दिखता है, आपको उसका एनर्जी कम होते जाता है जो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि वो स्प्रेड आउट होते जाता है लार्जर एरिया पे। ठीक है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी, जो हमको बता रहा है कि व्हाट इज द पावर इंसिडेंट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑन दिस आउटर स्फीयर। इस आउटर स्फीयर पे कोई भी एक छोटा सा अगर आप एक पॉइंट पे यहाँ पर अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी हमको मिलेगा। इंटेंसिटी हमको क्या बताता है, व्हाट इज द टोटल पावर रिसीव्ड डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑन व्हिच दिस टोटल पावर इज स्प्रेड, या टोटल रेडिएशन आर स्प्रेड आउट। ठीक है, सो आर डिस्टेंस पे हम लोग इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं, टोटल पावर जो इंसिडेंट हो रहा है वो तो पी के इक्वल है डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आउटर स्फीयर व्हिच इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसी एरिया पे स्प्रेड आउट हो गया ये टोटल पावर, तो इंटेंसिटी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया इंटेंसिटी का टर्म। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो। तो पॉइंट सोर्स के लिए ध्यान रखना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, जितना दूर आप जाओगे इंटेंसिटी 1 बाय आर स्क्वायर से कम होता जाएगा, लेकिन ये पॉइंट सोर्स के लिए होता है। ठीक है, सो फॉर पॉइंट सोर्स आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, द इंटेंसिटी एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। वो पी का वैल्यू फिक्स रहता है। हाँ, पी का वैल्यू कुछ आपको दे देगा क्वेश्चन में, टोटल पावर तो सेम रिसीव हो रहा है। फिर यहाँ पे पॉइंट सोर्स होना जरूरी क्यों है, क्या चीज पॉइंट सोर्स होना जरूरी क्यों है। जरूरी नहीं है पॉइंट सोर्स होना, एक एग्जांपल ये पॉइंट सोर्स ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि सन और अर्थ सब स्फीयर है तो उसको पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करें। सर ये पॉइंट सोर्स नहीं बता, हम ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। नहीं, तब उस टाइम पे इंटेंसिटी एरिया के प्रोपोर्शनल पावर बाय एरिया होगा, लेकिन एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा ना अगर स्फीयर नहीं है तो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नहीं होगा, मतलब बड़ा स्केल अगर हमारा सोर्स पॉइंट नहीं हुआ तो तभी कांसेप्ट ये वैलिड रहेगा, इक्वेशन चेंज होगा, कांसेप्ट तो यही रहेगा। उस टाइम पे देखेंगे, अभी तो अभी वो सब नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। वो है सिलेबस में। हाँ, सब है सिलेबस में, एक साथ पढ़ लोगे तो फिर क्या परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या इतना सब हो रहा है, तो धीरे धीरे कर होने दो, जैसे जैसे टाइम आएगा सब सीख जाओगे। हो गया ये। तो आप देखते हैं ये इसका देखो यूज करते हैं लोग यहाँ पे। सपोज सन का सरफेस टेंपरेचर है टीएस, ध्यान रखना कि थर्मल रेडिएशंस में हम लोग जो सरफेस टेंपरेचर कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो सन का सरफेस टेंपरेचर है टीएस, रेडियस है मान लेते हैं आरएस, और सन को हम लोग एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो ई इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ उसको मैं ले रहा हूं कैपिटल आर। लेकिन ध्यान से आप देखो कि डायमेंशन जो है, जैसे अर्थ का रेडियस की अगर आप कंसीडर करो तो अर्थ का रेडियस बहुत ही स्मॉल होगा कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ आरएस एंड आर। मैंने यहाँ पे डेटा लिख रखा है, देखो आरएस का वैल्यू होता है 7 × 10⁵ किलोमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सिमेटली दिस वैल्यू। वहीं पे अगर रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है, अराउंड 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो डेटा वाइज आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं हम लोग इसको आर और आरएस के टर्म्स में, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ऑब्जर्वेशन का जब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है सर, अभी आपने क्या बोला किसमें, सर, ये आर और आर में से कुछ ये कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग कि रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस अदर डायमेंशंस, आरएस और आर के टर्म्स में कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ये। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सन का अगर सरफेस एरिया मेरे को पता चले, सरफेस एरिया तो पता है, अगर मैं रेडियस आरएस कंसीडर कर रहा हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, तो ये सन कितना पावर एमिट कर रहा है, पावर एमिटेड बाय सन का एक्सप्रेशन में क्या लिख सकता हूं, क्या ई सिग्मा टी पावर 4 तो लिख सकते हैं, और ई का वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो एरिया हो गया 4 पाई आर एस स्क्वायर, दिस इज ए इनटू सिग्मा इनटू सरफेस टेंपरेचर ऑफ सन पावर 4। यही हो जाएगा क्या सर? आर को हम लोग एक ब्लैक बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, सन को एक ब्लैक बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं। सन का एमिसिविटी ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी होता है, 0.99 से भी ज्यादा होता है, तो अप्रॉक्सिमेटली इसको एक ब्लैक बॉडी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हाँ ज्यादा होता है, 0.998 ऐसा होता है अराउंड, अप्रॉक्सिमेटली ब्लैक बॉडी हो सब। हाँ हाँ, वही बोल रही है, इसको सन को ब्लैक बॉडी मान के सॉल्व करते हैं हम चीजों को, क्योंकि आप अगर ये ब्लैक बॉडी एक्जैक्ट ब्लैक बॉडी नहीं भी है तो भी जो आप कैलकुलेशंस करोगे उससे मेजर्ड वैल्यू में ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है,
अब देखो वापस से इसको कंपेयर करने का कोशिश करो यहाँ पे जो पहले हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि अगर एक पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, एक स्फेरिकल सोर्स है हमारे पास, तो ये जो भी पावर एमिट कर रहा है वो आर रेडियस का स्फीयर पे स्प्रेड आउट हो जा रहा है। वैसे यहाँ पे सन जो भी पावर एमिट करेगा, क्या यहाँ पे आर रेडियस का स्फीयर पे टोटल पावर इंसिडेंट हो गया, टोटल पावर स्प्रेड आउट हो गया, हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब कि कितना इंटेंसिटी है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का मतलब कि आउटर स्फीयर के हर एक पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी पहुंचा, ठीक है, कितना इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी बोला जा सकता है कि अर्थ पे क्या इंटेंसिटी पहुंचा, अर्थ भी तो कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। समझ रही चीज? बट सर यहाँ पे हम बोल तो नहीं सकते कि जितना एनर्जी सन से रेडिएट हुआ सारा अर्थ पे पहुंच नहीं नहीं, एनर्जी नहीं बोल रहे, इंटेंसिटी का बात कर रहा हूँ। एनर्जी ऑब्वियसली इधर लेफ्ट में जो एनर्जी एमिट हुई तो पहुंचा ही नहीं सर पे, ये वाला एनर्जी तो पहुंचेगा ही ना, तो हर एक एनर्जी तो नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए हम एनर्जी अभी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी रिसीव्ड एट अर्थ, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी मतलब कि टोटल पावर जो एमिट हुआ था सन से वो पूरा स्प्रेड आउट हो गया इस स्फीयर पे, आर रेडियस का स्फीयर पे। तो इंटेंसिटी रेडियल डिस्टेंस आर पे कितना है, तो इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं हम लोग कि अर्थ पे कितना इंटेंसिटी हम मेजर करें, कितना इंटेंसिटी मिलेगा हमको, ठीक है। तो इस इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल पावर जो एमिट हुआ वही टोटल पावर यहाँ पे पहुंचा इस पूरे स्फीयर पे। तो इसका मतलब PS हो जाएगा टोटल पावर रिसीव्ड ऑन दिस आउटर स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द आउटर स्फीयर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा हमारे पास इंटेंसिटी रिसीव्ड एट अर्थ। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। अब अगर PS का वैल्यू को देखो, आप यहाँ पे पुट कर दो PS का वैल्यू को, तो क्या एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। PS का वैल्यू को अगर पुट कर दें हम लोग, तो ये 4 पाई वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ RS बाई R का होल स्क्वायर इनटू TS पावर 4, ये आएगा। सही है। हाँ सर। ठीक है। अब देखो ये इंटेंसिटी जो पहुंच रहा है हमारे पास, ये इंटेंसिटी का एक और भी नाम, ये एक मेजरेबल वैल्यू है, ये आप मेजर कर सकते हो, आप इसका एक एक्जैक्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। सो अर्थ के लिए हमको ये वैल्यू पता है, एंड दिस आई इज आल्सो कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट, जिसको हम लोग यूजुअली एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और इसका वैल्यू किसी को मालूम है सोलर कांस्टेंट का? ये बताएं। दिस इज 1.4 अराउंड 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सोलर कांस्टेंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोलर कांस्टेंट बेसिकली इंटेंसिटी है ना, उसी का जस्ट एक फैंसी वर्ड है सोलर कांस्टेंट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग टेंपरेचर ऑफ सन मेजर कर सकते हैं, यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं TS सरफेस टेंपरेचर ऑफ द सन। इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू R डिवाइडेड बाई RS, ये इनवर्स उल्टा हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो इसका स्क्वायर होल पावर 1/4, ये हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो ध्यान रखना दिस TS इज द सरफेस टेंपरेचर ऑफ सन, ठीक है, सरफेस टेंपरेचर है सन का। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, सोलर कांस्टेंट हमको मालूम है, स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू भी पता है, R और RS का वैल्यू भी हम लोगों को मालूम है। तो अगर ये सब डेटाबेस में पुट करते हो तो सरफेस टेंपरेचर कैलकुलेट होकर आता है 5800 केल्विन, और जब हम मेजर करते हैं इस वैल्यू को तो अराउंड 6000 केल्विन आता है। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है हमारे पास। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने यूज किया, जो कैलकुलेशन किया हमने सरफेस टेंपरेचर ऑफ सन का, क्या ये बेसिकली स्टीफेंस लॉ से तो किया है, ये स्टीफेंस लॉ से आया क्या ये? हाँ सर। है ना, ये सब इक्वेशन जो पावर एमिटेड बाय सन, ये तो स्टीफेंस लॉ हमने लिखा है, ये सिग्मा T पावर 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इतना क्लोज आ रहा है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है स्टीफेंस लॉ का, ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन, एक तरह का स्टीफेंस लॉ का वेरिफिकेशन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। समझ में आ रही चीज? हाँ सर। हो गया ये? हाँ सर। अब देखो अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ऑब्वियसली R और RS का वैल्यू देगा नहीं, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि मैं सन और अर्थ के लिए करूं, मैं कोई भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। मान लो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है A, दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है B, तब उस टाइम पर इस टाइप पे ये सब कैलकुलेशन आपसे करवाया जा सकता है। लेकिन R और RS का जो पैरामीटर है उसको रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट वे है हमारे पास, देखो कैसे करते हैं। सर हाँ। सर वहाँ पे जो TS 5800 केल्विन सर, ये हमने जो कैलकुलेट किया ये सर हाँ, और पुट करो ये सब वैल्यूज को यहाँ पे, तो अराउंड 5800 केल्विन आएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा जो इंटेंसिटी है उसी को सर सोलर कांस्टेंट कहते हैं उसी को सोलर कांस्टेंट। हाँ सर ठीक है। ठीक है। अब देखो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी अर्थ पे कितना पहुंचा, लेकिन अगर मेरे को ये देखना है कि पावर रिसीव्ड बाय अर्थ कितना है, इंटेंसिटी से सारा काम नहीं होगा, हमको ये भी चाहिए पर सेकंड कितना एनर्जी आ रहा है अर्थ पे। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट बहुत काम आता है कि हम लोग देख रहे थे रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ही स्मॉल होगा कंपेयर टू दीस अदर डायमेंशंस, हाँ सर। है ना। तो अगर ये बहुत स्मॉल है तब उस टाइम पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन इस अर्थ पे इंसिडेंट हो रहा है, क्या ये ऑलमोस्ट पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है एक दूसरे के, हाँ सर। क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा आप इसका रेडियस बहुत ही स्मॉल है, अर्थ का रेडियस बहुत स्मॉल है। तो अगर इसको आप एक पार्टिकल की तरह, डॉट की तरह देखो, तब उस टाइम पे जो रेडिएशन इस पे गिर रहा है वो तो ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई देगा आपको। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर ठीक है। तो अगर ये ऐसे पैरेलल हमको दिखाई दे रहा है, तो बिकॉज़ रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू अदर डायमेंशंस, वी कैन से दैट द रेडिएशंस फॉलिंग आर एप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर जो रेडिएशंस इंसिडेंट हुआ इसका इंटेंसिटी है आई, जो हम लोगों ने अभी देखा सोलर कांस्टेंट, यही वो इंटेंसिटी आई। तो इस इंटेंसिटी को आप पावर कैसे निकालोगे, इंटेंसिटी निकाला था पावर बाय एरिया, तो पावर निकालने के लिए इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर पावर रिसीव्ड हमको चाहिए, तो क्या ये अर्थ का सिर्फ एक हाफ पे इंसिडेंट होगा, दूसरा हाफ पे तो नहीं होगा, नहीं सर है ना। एक हाफ पे इंसिडेंट हुआ और पैरेलल इंसिडेंस है अगर हमारे पास, तो पैरेलल इंसिडेंस का आपको कुछ ऐसे रेडिएशंस दिख रहा है यहाँ पे जो पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, तब उस केस में हम लोग पावर कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम प्रोजेक्टेड एरिया यूज कर सकते हैं स्फीयर का, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया मतलब यहाँ पर अगर आप एक लाइट इंसिडेंट हुआ तो इसका शैडो कंसीडर करोगे तो डिस्क बनेगा ना यहाँ पे, R रेडियस का, RE इनफैक्ट अर्थ के लिए RE रेडियस का डिस्क बन जाएगा, ठीक है। सो पावर जो रिसीव होगा वो पावर को हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी रिसीव मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्टेड एरिया व्हिच विल बी पाई इनटू RE स्क्वायर, सर यहाँ पे प्रोजेक्ट एरिया क्यों लेना है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्योंकि पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहा है ना, तो पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होता है, जैसे ये वही चीज हो गया कि अगर फ्लूइड में आपको बोला जाए कि एक साइड से फोर्स निकालो तो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हो, हाँ सर है ना। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, ये सब जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इसके लिए अगर आपको पावर निकालना है तो प्रोजेक्टेड एरिया ले सकते हैं, गिवन कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो सब पैरेलल है। अच्छा सर ठीक सर। अगर हम हाफ पोर्शन का एरिया ले तो सर वो गलत है क्या, तो क्योंकि वो पूरा हाँ तो वो सर गलत है, ऑब्वियसली वो गलत होगा, अच्छा सर ठीक है। इसको आप अभी या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये जो रेज ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, इस तरीके से रेज इस पे आ रहा था, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आपको देखना है इस पे कितना पावर इंसिडेंट हुआ, तो आप बोल सकते हो कि क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस रेडिएशन पे, सिलेंडर पे क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखें तो इसका रेडियस वही हो जाएगा जो स्फीयर का रेडियस है। तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो भी रेडिएशन प्रेजेंट है, तो वो जितना भी रेडिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब इस पर इंसिडेंट हो जाएगा, हाँ सर समझ गया ठीक है। तो इसलिए हम ये प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्टेड एरिया को पर सेकंड कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है। ये सब चीज अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें ज्यादा बेटर समझ में आता है,
खैर ये सब अभी तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, बाकी थोड़ा सा डिटेल में क्लास 12 में बेटर समझ में आता है कि प्रोजेक्टेड एरिया क्यों ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक समझ में आया? सर हाँ। सर अर्थ का ई तो 1 नहीं है, नहीं ई का वैल्यू 1 नहीं है। तो सर हम यहाँ पर पावर उसमें पी में कोई ई का टर्म नहीं क्यों नहीं आ रहा अर्थ क्यों का है? भी वैल्यू एक्जैक्टली 1 नहीं है, इसको आप वेरी क्लोज टू 1 ले सकते हो। अच्छा सर वो की मतलब यहाँ पे टोटल पावर हम यही मान के चल रहे हैं कि इतना टोटल पावर इंसिडेंट हुआ है, पावर रिसीव्ड बाय अर्थ हम लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है पूरा एब्जॉर्ब करे इसको, अच्छा ठीक है इंसिडेंट सर। पावर लिखे हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा इसके बाद ये समझ में पावर रिसीव्ड कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ध्यान रखना अगर रेडिएशन ऐसे पैरेलल है और वो कब हो सकता है जब डायमेंशन बहुत स्मॉल हो, जिस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन उसका डायमेंशन अगर बहुत स्मॉल है तो आप उसको ऐसे पैरेलल कंसीडर कर सकते हो। अगेन फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल नहीं होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, फिर से वही है कि उसको अभी डिस्कस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो उसको भी टाइम जब आएगा तब करेंगे, देखा जाएगा। जब इसका डायमेंशन लार्ज होता है तो उस टाइम पे फिर आप सॉलिड एंगल वगैरह का कांसेप्ट चाहिए हमको, तो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जितना फिजिक्स अभी आप जानते हो उससे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज जैसे ये सब चीजें वही है जो मैं आपको पहले से बोला कि कोई चैप्टर आप 11th में पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसका एडवांस लेवल का सारे क्वेश्चन अभी बना दोगे, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है चैप्टर को एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करने में, है ना। अभी आप पढ़ रहे हो तो जेईई एडवांस का ऐसा नहीं आर्काइव जेईई एडवांस का उठा के बनाने लगो, वो अभी को लास्ट में बनाओ। सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करो चैप्टर के लिए, पैकेज है, मेंस का आर्काइव है ना, क्लास नोट्स है, ये सब चीजें पहले प्रिपेयर करो, जेईई एडवांस का आर्काइव लास्ट में बनाओ। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि क्लास 12th में बनाओ जेईई एडवांस का आर्काइव, वो ज्यादा फायदा होता है। 11th में आधा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो 12th में क्या फिजिक्स में जेईई एडवांस में एक मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ मैथमेटिक्स भी चाहिए, तो उसको उसमें टाइम लगता है करने में। अब जैसे यहाँ पे वो कंसेप्ट है कि अगर लार्ज हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट तो कैसे करेंगे, तो वो इस तरीके से नहीं होगा फिर सॉल्व, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, तो देखेंगे कभी उसको। ठीक है, अभी नहीं देखेंगे उसको, अभी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा वो। अब देखो इसके बाद कि आर और आर एस का जो टर्म है इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेटा आपको कैसे दिया जाएगा। हर जगह देख रहे हो कि आर एस बाई आर का टर्म आ रहा है या फिर आर बाई आर एस का टर्म आ रहा है ना, ये हमेशा रेशियो आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो कि आप अगर सन को देखो तो क्या एक छोटा सा डिस्क दिखाई देता है आपको? हाँ सर। कभी देखिए चीज नोट किया ना, छोटा सा डिस्क दिखता है, बहुत बड़ा डिस्क नहीं दिखता है। मतलब आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो आपको क्या दिख रहा है कि अर्थ का जो डायमीटर है वो डायमीटर बहुत स्मॉल है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आपको अर्थ से ऐसा दिखाई दे रहा है, ये होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि सन का जो डायमीटर है वो अर्थ पे एक बहुत ही स्मॉल एंगल, मतलब आप देख रहे हो तो आपको डायमीटर बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है, मतलब क्या वो अर्थ का डायमीटर जो होगा वो अर्थ पे बहुत ही स्मॉल एंगल सबटेंड कर रहा होगा, हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट, जो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो क्या मेजर कर रहा है कि थीटा इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, अर्थ पे खड़े हो कि आपको डायमीटर का एंगल क्या दिखाई दे रहा है, एंगुलर डायमीटर समझ में आ रहा है, कोई भी एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो आप लाइन को अगर ज्वाइन कर दो इस पॉइंट के साथ तो आप बोल सकते हो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन एट दिस पॉइंट, ये हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर हो रहा है, तो ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है क्योंकि आपको आप अगर कभी नोटिस किया चीज तो बहुत ही स्मॉल दिखाई देता है, सन बहुत लार्ज नहीं दिखता है। ठीक है, तो बहुत स्मॉल आता है वैल्यू, जैसे कि हाफ डिग्री के आसपास आता है, अर्थ से अगर आप देखोगे तो अराउंड हाफ डिग्री आएगा। ठीक है, तो हाफ डिग्री बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो हाफ डिग्री मेजर करके क्या करते हैं एंगल को? एंगल मेजर कर सकते हो आप, अपने हाथ से मेजर कर सकते हो, ऐसे डायमीटर आप अपने हाथ से दो फिंगर्स का यूज करके उसको देख सकते हो कितना लेंथ है। आप दो फिंगर्स का यूज करके ऐसे अर्थ को करते हैं ना, वैसे आप फिंगर्स को दो फिंगर्स के बीच में फिट कर सकते हो अर्थ को, वैसे सन को। उससे सही है वो? हाँ, आप ऐसे फिट कर लिए दो फिंगर्स के बीच में, उसके बाद आप क्या करो, स्केल लेके ये डिस्टेंस मेजर कर लो कि आपके फिंगर्स के बीच में कितना सेपरेशन आपने क्या मेजर किया। ठीक है, फिर आर का वैल्यू आपको पता है, उसका कैलकुलेशन करके आप थीटा निकाल सकते हो, तो थीटा इस तरह से हम देखते हैं कि अराउंड हाफ डिग्री आता है। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है मेजर, तो ये बहुत ही स्मॉल एंगल आता है, तो आपको हाफ डिग्री नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से डेटा लिखा हुआ मिलेगा कि सपोज दिस थीटा व्हिच इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ, दिस इज 32 मिनट्स ऑफ आर्क। ठीक है, सो 32 मिनट्स ऑफ आर्क मतलब क्या होता है कि 1 मिनट ऑफ आर्क मतलब पाई बाई 10800 रेडियंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज 1 बाई 60 डिग्रीज, ये होगा। हाँ सर। ठीक है, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करना, 32 मिनट्स ऑफ आर्क दिया तो 32 बाई 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में sin थीटा बाई 2 है ना, ये वाला एंगल दोनों, ये दोनों हाफ एंगल्स हो जाएगा, थीटा बाई 2 ये टोटल एंगल थीटा है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ पर? हाँ सर। टोटल एंगल हमारे पास थीटा है ना, दिस टोटल एंगल इज थीटा। सो ये ऊपर वाले ट्रायंगल में sin थीटा बाई 2 का वैल्यू लिखोगे तो वो rs डिवाइडेड बाई r आएगा, ये आ जाएगा rs डिवाइडेड बाई r। अब ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है यहाँ पर, तो आप sin थीटा बाई 2 का अप्रोक्सीमेट कर सकते हो थीटा बाई 2 से। तो अगर जैसे मान लो एग्जांपल 32 मिनट्स ऑफ आर्क जो ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो 32 मिनट्स ऑफ आर्क अगर आपको दे दिया जाए तो rs बाई r का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो गया इनटू थीटा मतलब 32 मिनट्स ऑफ आर्क, बट इसको रेडियंस में लिखना है आपको, rs बाई r को डिग्री में तो पुट नहीं करोगे ना, रेडियंस में पुट करोगे। समझ में आ रही चीज? हाँ सर। तो रेडियंस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 32 मिनट्स ऑफ आर्क है तो 32 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 10800, तो आप 60 इंटू ये 180 ऐसे करोगे तो ये डिनोमिनेटर में 10800 आ जाएगा। समझ में आ रही है? ये आ जाएगा हाफ इंटू 32 पाई डिवाइडेड बाई 10800, ये हो जाएगा हमारे पास आर एस बाई आर का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये डेटा दिया जा सकता है, ये मेंस के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो बोलो। सर वो डेटा क्या मतलब ऐसे देगा कि 32 मिनट ऑफ आर्क? इस तरह से देगा 32 मिनट ऑफ आर्क, या फिर इसको 32 आर्क मिनट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। हाँ सर। जीवन में आंसर पूछेगा या फिर क्वेश्चन पूछेगा? क्या चीज? जरा ऑप्शंस देगा, वो डेसिमल रहेगा या फिर राशि में रहेगा? किसी में भी रह सकता है, मैं एक ही क्वेश्चन को इंटीजर भी बना सकता हूँ, न्यूमेरिकल भी बना सकता हूँ, सिंगल भी बना सकता हूँ, मल्टीपल थ्रेड भी बना सकता हूँ, सब एक ही क्वेश्चन को उठा के। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, वो मेरा जो क्वेश्चन बना रहा है उसका मर्जी। ठीक है, ऐसा कोई आइडेंटिफाई रूल नहीं है। ओके, क्वेश्चन आया है या फिर आया नहीं है, या फिर आया है क्वेश्चन है? अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये कंसेप्ट जरूर यूज हुआ है। तो ये हो गया यहाँ तक, कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन देखते हैं इस पे तो समझ में आएगा यूज कैसे करना है इसको। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। देखो, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। हमको बोला 3 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास A, B and C, व्हिच मे बी कंसीडर्ड एज आइडियल ब्लैक बॉडीज। नाउ टेंपरेचर ऑफ A एंड B इज सेम। ठीक है, ये 3 स्फीयर्स आपको दिख रहा है, A और B का टेंपरेचर से मतलब कि आप रेडिएशन चैप्टर के क्वेश्चंस को करें तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड ये सरफेस टेंपरेचर से। रेडियस आपको r1 r2 दिया, सेपरेशन यहाँ पे स्मॉल r1 स्मॉल r2, और उन सब में रिलेशन आपको दे दिया। यहाँ पे आपको बोल दिया कि Tc सरफेस टेंपरेचर ऑफ C इज इक्वल टू n टाइम्स सरफेस टेंपरेचर ऑफ A इन स्टेडी स्टेट, देन व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ n? साइज ऑफ B इज वेरी स्मॉल। ठीक है,
तो यहाँ पे जरा सोचो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसको बी बोल रहा हूँ तो सिर्फ बी के लिए एक इक्वेशन लिखना ही काफी है यहाँ पे, उसी से सब सॉल्व हो जाएगा। अब सोचो कि बी पर अगर हमको स्टेडी स्टेट का कंडीशंस बोल रहा है यहाँ पर, तो स्टेडी स्टेट का कंडीशंस का मतलब क्या था कि जितना टोटल पावर एब्जॉर्ब हुआ उतना टोटल पावर एमिट हो गया। हाँ सर। तो एक हो गया कि ए का कुछ सरफेस टेम्परेचर है टी ए, तो एक जो भी पावर एमिट कर रहा है वो पावर अगेन एक पूरे स्मॉल r1 रेडियस का स्फीयर पे स्प्रेड आउट होगा, हाँ सर। है ना। यही सेम कंसेप्ट हो गया। आप सी को भूल जाओ, सिर्फ ए और बी के बारे में सोचो। तो ए एक सन की तरह हो गया, बी अर्थ की तरह हो गया। तो जो भी पावर ए एमिट करेगा वो बी पर उसका कुछ पोर्शन इंसिडेंट होगा। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि पहले इंटेंसिटी निकालेंगे हम लोग स्मॉल r1 डिस्टेंस पे कितना है, और फिर उसको बी का प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है बी का। तो जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा बी पे वो ऑलमोस्ट पैरेलल अज्यूम किया जा सकता है, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो कितना पावर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ ऑन बी ड्यू टू ए, पावर इंसिडेंट ऑन बी ड्यू टू ए, तो क्या लिखेंगे, कितना वैल्यू लिखेंगे हम लोग, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ इंटेंसिटी क्या होगा। सर PA/4πr² R1²। R1 स्क्वायर। PA/4πr1²। अच्छा ठीक है, इसको ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, डायरेक्टली इसका वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना पावर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ए कितना पावर एमिट करेगा पहले ये बताओ, ए का पावर कितना एमिट करेगा। सर ब्लैक बॉडी है सर कितना? हाँ ब्लैक बॉडी पाई r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एरिया हो जाएगा 4πr1 कैपिटल R1 स्क्वायर सिग्मा सरफेस टेम्परेचर ऑफ a/4। क्या ये पावर एमिटेड बाय ए हो गया, हाँ सर। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 पाई r1 स्क्वायर मतलब 4 पाई स्मॉल r1 स्क्वायर। क्या ये इंटेंसिटी हो गया, हाँ सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ बी मतलब पाई इंटू आर बी स्क्वायर से। हाँ सर। हाँ सर। ये हो जाएगा क्या, पावर रिसीव्ड बाय बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए। सो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। सो कैपिटल R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r1 स्क्वायर सिग्मा TA/4 पाई टाइम्स ऑफ RB स्क्वायर, ये होगा एक्सप्रेशन। सो ये वैल्यू आपको 1/3 दे दिया क्वेश्चन में, स्मॉल r1 क्या है? अच्छा सॉरी हो गया ये चीज समझ में आया यहाँ तक कैसे ये निकले। इसी तरह से सी से जो रेडिएशन आ रहा है क्या उसको भी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अज्यूम किया जा सकता है हाँ क्योंकि बी सर। का डायमेंशन बहुत स्मॉल है। फिर से डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं कितना पावर रिसीव हुआ यहाँ पे। दिस इज द पावर रिसीव्ड बाय बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए, पावर रिसीव्ड बाय बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट सी क्या होगा, 4 पाई r2 स्क्वायर सिग्मा t c टू पावर 4 ये हो गया पावर एमिटेड बाय सी। हाँ सर। इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर। r2 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर, और कितना पावर रिसीव हुआ बी पे, पाई r पाई आर बी स्क्वायर प्रोजेक्टेड एरिया। हाँ सर। तो अगेन 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, देखो स्मॉल r2 बाय कैपिटल R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सो ये कैपिटल R2 स्क्वायर बाय स्मॉल R2 स्क्वायर मतलब 11/48 हो गया ये, हाँ इनटू सर। सिग्मा TC/4 पाई RB स्क्वायर। तो ये दोनों पावर रिसीव्ड बाय बी है ना, लेकिन बी का अगर खुद का भी कुछ टेम्परेचर है TB तो ये अपना टेम्परेचर की वजह से कुछ एनर्जी एमिट भी करेगा, हाँ सर। है ना। तो आप लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास क्या है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग बी के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू टोटल पावर एमिटेड। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब मतलब इन दोनों का समेशन हो जाएगा 1/3 सिग्मा TA/4 पाई RB स्क्वायर प्लस 11/48 सिग्मा TC/4 पाई RB स्क्वायर। ये हो गया टोटल पावर रिसीव्ड। टोटल पावर एमिटेड बताओ क्या हो जाएगा, सर पाई 4 पाई TB स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू TB टू द पावर 4। सरफेस एरिया 4 पाई RB स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ RB स्क्वायर। तो ये ब्लैक बॉडी से ई का वैल्यू 1 है, सो दिस इज द सरफेस एरिया इनटू सिग्मा इनटू TB/4, ये होगा एक्सप्रेशन। हाँ सर। ठीक है, सो आपको TA का वैल्यू TB के इक्वल बोल दिया है, तो उसका यूज करो और बताओ ये रेशियो कितना आता है। ओके सर। सर 2 2 आ जाएगा TC/TA इक्वल टू 2, याद है क्या। हाँ सर। देखो कोई डाउट है किसी को तो बोलो। हाँ सर आगे सर हाँ। हाँ। सर मैं बहुत माफ क्या था समझ नहीं आ रहा है। हाँ आ गया। अच्छा ठीक है। सर ऐसा मतलब क्वेश्चन में किया जा सकता है कि ए और सी स्मॉल हो और बी का साइज लार्ज हो। हाँ हो सकता है, तो वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा फिर तो जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ बी पे वो पैरेलल नहीं होगा ना। हाँ सर। वही वाला कंसेप्ट फिर वो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट से करना पड़ेगा। ठीक है सर। हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और ये एडवांस पे एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है इसको छोड़ के आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको देखो समझ में आएगा कि डेटा नहीं दिया। देखो ह्यूमन बॉडी हैज अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। आपको पता है एवरेज ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया क्या होता है, नहीं सर। नहीं सर। ऑब्वियसली वैरी करेगा, तो एक रफ रेंज को आइडिया है क्या होता है। एक ग्रोन अप ह्यूमन का सरफेस एरिया अराउंड 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर का होता है। इधर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 केल्विन अबव द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि एक हमारा टेम्परेचर 10 केल्विन अबव है, सरफेस एरिया आपको यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर बोल दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0 जिसका वैल्यू आपको 300 केल्विन दिया है क्वेश्चन में, और हमारा सरफेस टेम्परेचर 310 केल्विन है, ठीक है। फॉर T0 इक्वल टू 300 केल्विन वैल्यू ऑफ सिग्मा T0/4, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोल दिया 460 यूनिट लिख सकते हो, वाट पर मीटर स्क्वायर है ये। तो ऑब्वियसली ये आपको एमिसिव पावर दिया है ना, एमिसिव पावर का वैल्यू दिया है। So which of the following options is correct? The amount of energy radiated by the body in 1 second is close to 60 joule. ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ के आ देते हैं, ये इजी है। देखो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बॉडी का सरफेस टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच जो डिफरेंस है वो 10 केल्विन का है, सो इट इज स्मॉल कंपेयर्ड टू 300 एंड 310। हाँ सर अप्रोक्सीमेट करेंगे। हाँ, सो मैं नेट पावर लॉस जो लिख सकता हूँ, क्या मैं वो लिख सकता हूँ 4EA सिग्मा सराउंडिंग टेम्परेचर पावर क्यूब इनटू डेल्टा टी।
ये आया था हमारे पास अप्रोक्सीमेशन यूज करके, हाँ सर। है ना। लेकिन ई का वैल्यू क्या ले, अब यहाँ पे वही चीज है कि ई का वैल्यू आपको ह्यूमन बॉडी के लिए आपको बताया था मैंने 0.95 से 0.98 के रेंज में होता है। हाँ सर। लेकिन अगर ये नहीं भी पता, एग्जाम में ऑब्वियसली ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता, सबको थोड़ी पता ह्यूमन बॉडी का एमिसिविटी क्या होता है। ये सब चीजें देखो तभी पता चलता है ना जब कोई स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट में। ऐसे सिर्फ बुक्स पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपका। आप रेडिएशन पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेंपरेचर 0 से ऊपर है तो वो रेडिएशन का एक सोर्स होता है, तो अपने बारे में तो सोचो कि आपका भी तो टेंपरेचर 0 से ऊपर है, आप भी तो सोर्स हो थर्मल रेडिएशन का, ठीक है। तो वो चीज देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो कि हाँ क्या चीज, किसी बॉडी का एमिसिविटी वैरी कर सकता है क्या? एमिसिविटी बहुत टेंपरेचर चेंज करने से वैरी करता है। जैसे वाटर का ले लो, वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 0.93 होता है, आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो चेंज होता है वाटर का एमिसिविटी, तो घटता है कि बढ़ता है? तो कुछ रेंज तक इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज भी होता है। तो एमिसिविटी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, या टेंपरेचर के साथ चेंज हो सकता है, बट हम लोग जो रेंजेस कंसीडर करते हैं उसमें चेंज उतना कंसीडर नहीं करते हैं। 11 12 हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं सब चेंजेस को। तो यहाँ पर देखो कैसे इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ई का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन क्या कंपैरिजन हमको पता है, आपको ये पता है कि अगर एक सिमिलर डायमेंशन का सेम टेंपरेचर का एक ब्लैक बॉडी होता, ठीक है, तो वो कितना एमिट करता है, उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा कम ही एमिट करेंगे हम लोग, है ना। अगर हमारा सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो एक ब्लैक बॉडी होता है अगर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का और उसका भी टेंपरेचर 310 केल्विन होता है, तो वो कितना एमिट करता। तो अगर मान लो ई का वैल्यू 1 होता तो पावर लॉस आता हमारे पास 4 इंटू सरफेस एरिया इज 1 सिग्मा टी नॉट क्यूब हमको यहाँ पे चाहिए, लेकिन सिग्मा टी नॉट पावर 4 का वैल्यू आपको दिया है, तो आप इसको टी नॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, टी नॉट से डिवाइड कर सकते हो, तो सिग्मा टी नॉट पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 460। डेल्टा टी का वैल्यू आपको 10 केल्विन दिया हुआ है और टी नॉट का वैल्यू आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 61 जूल्स आएगा, ठीक है। 61 जूल्स पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको एक रफ आइडिया है यहाँ पर कि 0.95 से 0.98 के रेंज में होता है, तो आप बोल सकते हो ना कि एक्चुअल एनर्जी जो एमिट हो रहा है वो वेरी क्लोज टू 60 जूल्स होगा। इसी के आसपास अगर बहुत ज्यादा स्मॉल तो नहीं आएगा, आप देखो 0.98 भी लेके देखो तो 59 के आसपास आंसर आएगा। हाँ सर। समझ में आ रही चीज, हाँ सर। इसलिए ये सब थोड़ा छोटा चीजें, ये ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आ गए थे कि कोई ई का वैल्यू तो दिया नहीं है, ई का वैल्यू क्या देगा, आप रेडिएशन पढ़ रहे हो अपने बारे में तो पता होना चाहिए सब, और एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं मेंस में, ठीक है, कई बार नहीं भी देता डेटा तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि मेंस में होता हो भी सकता ना दे, लेकिन एडवांस में नहीं दे रहा है, तो मतलब थोड़ा सोचने वाला बात है कि वो चाहते हैं कि कम से कम जो जनरल चीजें डे टू डे लाइफ थोड़ा सा ऑब्जर्व तो करना है आपको। देखो जैसे सी और डी ऑप्शन बहुत इजी है, reducing the exposed surface area of a body by curling up allows humans to maintain the same body temperature। तो आपको दिख रहा है कि जो नेट पावर लॉस आ रहा है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अगर आप कर्ल अप कर लोगे तो सरफेस एरिया जो एक्सपोज सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा, हाँ सर। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आपका रेडिएशन का लॉस कम हो जाएगा, तो reducing the exposed surface area will reduce the energy loss by radiation, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चंस में एक पॉइंट यहाँ पर देखो नोट कर रहे हो कि एक मेथड एक ऑप्शन जरूर थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन ऑप्शन थ्योरेटिकल होता है, बाकी कम से कम दो क्वेश्चन ऑप्शन जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, तो मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से भी सब कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत भागो, वही सब कुछ नहीं है, ठीक है, थ्योरी भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे ये लास्ट ऑप्शन देखो, इफ द बॉडी टेंपरेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ्स। याद है ये वाला पॉइंट यहाँ पर कि हम लोगों को क्या पता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब आपको क्या पूछ रहा है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ लैम्डा। इसका जो ग्राफ था हमारे पास यहाँ पे आपको बोल रहा है द पीक इन द स्पेक्ट्रम मतलब दिस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई लैम्डा करेस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, ठीक है। तो टेंपरेचर इंक्रीज करने से ये जो पीक है ये पीक राइट की तरफ शिफ्ट हुआ या लेफ्ट की तरफ हुआ, लेफ्ट की तरफ, सर राइट। तो लेफ्ट की तरफ, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ। है ना। तो इधर जाइए, ये ग्राफ इस डायरेक्शन में मूव करता है, टेंपरेचर इंक्रीज करो तो ये किया था ना मैंने, ये बताया आप लोगों को नहीं बताया, हाँ सब बताया। हाँ। तो टेंपरेचर इंक्रीज करने से ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हाँ ये होगा सर। ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया कि टेंपरेचर राइज होने से इट इज शिफ्टिंग टू लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये गलत है, समझ में आ रही चीज। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद देखो बी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, बी ऑप्शन में ये एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसा डिफरेंट रहता है कभी कभी जिसमें आपको कंफ्यूजन रह सकता है कुछ ऑप्शन में। जैसे जैसे यहाँ पे आपको बोला कि सराउंडिंग टेंपरेचर अगर मान लो थोड़ा सा कम हो गया, टी नॉट से थोड़ा सा कम हो गया सराउंडिंग टेंपरेचर, देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेंपरेचर द लिविंग बीइंग नीड्स टू रेडिएट दिस मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि अगर आप सराउंडिंग टेंपरेचर का चेंज कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर ई का वैल्यू तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ई का वैल्यू 1 है, 1 ले लिया गया यहाँ पे, ठीक है। सरफेस एरिया का टर्म नहीं आ रहा क्योंकि उसका वैल्यू आपको 1 दे दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन आपको चेंज इन लॉस निकालना है ना बेसिकली, तो ये जो पावर लॉस आपने निकाला इसी को वापस से डिफरेंशिएट करने बोल रहा है ना क्वेश्चन में, और वेरिएबल किसको लेने बोल रहा है आपको, सराउंडिंग टेंपरेचर को वेरिएबल लेने बोल रहा है ना। सर? अगर आप जनरल इक्वेशन लिखो, हाँ सर यहाँ पर तो दिया हुआ है कि टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है सराउंडिंग और मोर एनर्जी रेडिएशन, वो तो नहीं होना चाहिए ना, सराउंडिंग का टेंपरेचर डिक्रीज करने से तो हमको रेडिएशन कम करना पड़ेगा टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे, देखो ये ऑप्शन में आप क्या बोल रहे हो, ये ऑप्शन में आप पहले से अगर ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करो तो देखो कुछ समझ में आ सकता है। टोटल पावर लॉस हम क्या लिख सकते हैं, टोटल पावर लॉस विल बी ई ए सिग्मा इनटू बॉडी टेंपरेचर पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेंपरेचर पावर 4, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब देखो बॉडी का टेंपरेचर तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉडी टेंपरेचर हमको सेम मेंटेन करना है, तो सराउंडिंग का टेंपरेचर अगर कम हो जाएगा तो क्या हमको ज्यादा पावर एमिट करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी एमिट करना पड़ेगा सेम टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए, हाँ सर, या कम एमिट करना पड़ेगा, तो ज्यादा एमिट करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस ज्यादा हो गया। हाँ सर। ज्यादा एमिट करना। अच्छा तो ज्यादा एमिट करेंगे तो हमारा बॉडी का टेंपरेचर गिर नहीं जाएगा फिर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। देखो इनिशियली अगर मान लो कि सराउंडिंग का टेंपरेचर था टी नॉट, ठीक है, इनिशियली मान लेते हैं सराउंडिंग का टेंपरेचर दिया हुआ हमको टी नॉट था, तो जो हम पावर एमिट कर रहे थे लेट अस कॉल दिस एज P1, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट केस में हमारे पास हो गया ई ए सिग्मा, हमारा खुद का टेंपरेचर हमको सेम मेंटेन करना है टी माइनस सराउंडिंग का टेंपरेचर टी नॉट माइनस डेल्टा टी नॉट हो गया, क्या ये बोल रहा है, हाँ सर। ये बोला है ना आपको। तो अब आप इस दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इक्वेशन आना चाहिए हमारे पास। तो व्हाट इज द चेंज इन पावर एमिटेड, दिस विल बी ई का वैल्यू मैं 1 यूज कर ले रहा हूं, ए का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है, सो दिस विल बी सिग्मा टाइम्स ऑफ, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, सो टी नॉट पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट माइनस डेल्टा टी नॉट पावर 4, ये आएगा, हाँ सर। ठीक है। सो सिग्मा टाइम्स ऑफ टी नॉट पावर 4 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर में, सो 1 माइनस ऑफ ये क्या बन जाएगा, ये बन गया टी नॉट डिवाइडेड बाय, नहीं टी नॉट पावर 4 को मैंने कॉमन निकाला है, सो 1 माइनस डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट पावर 4, ये होगा। हाँ सर।
अब यहाँ पे डेल्टा टी नॉट का वैल्यू आपको बोल दिया इट इज मच लेस देन टी नॉट, इसका मतलब कि 1 + x पावर n का टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। हाँ। तो इसको अगर कंपेयर करो आप तो सिग्मा टी नॉट पावर 4 इनटू 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी नॉट बाय टी नॉट बाइनोमियल एक्सपेंशन से। हाँ सर। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा ये, एक मिनट यार, हाँ इसको सॉल्व करो, ये क्या आता है, ये हो जाएगा सिग्मा हाँ टी नॉट पावर 4, हाँ सर 4 1 कैंसिल आउट हो गया, हाँ 4 डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट, सही है, 4 सिग्मा टी नॉट 4 क्यूब सिग्मा टी नॉट क्यूब डेल्टा टी नॉट। तो ये इतना सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो इतना ज़्यादा एमिट करना पड़ेगा हमको। हाँ सर। यही तो दिया हुआ ऑप्शन है ना, टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को सेम मेंटेन करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन मतलब एक एम्बिगुअस ऑप्शन था यहाँ पे, ये बहुत लोग जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट से चेंज हो, है ना, ये एक एम्बिगुइटी था यहाँ पे, तो इसमें बहुत लोग हो सकता है कि आपको ऑप्शन करेक्ट कई जगह दिखाई भी दे, कई जगह नहीं भी दिखाई दे। तो ऐसा ऑप्शन बहुत बार है, स्पेशली 2016 के बाद से ऐसा बहुत बार हुआ है। 2016 का पेपर में आपको अगर शायद ये बात पता नहीं होगा 24 मार्क्स जेईई एडवांस में बोनस गया था, सिर्फ फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। अब जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का देखा होगा, जिसमें 2019 में आया था, इसमें 2 कैपिलरी दिया हुआ है अलग अलग T1 T2, है ना। हाँ सर, हाँ सर। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत लोग एम्बिगुअस बोलते हैं उसको कि फर्स्ट ऑप्शन एम्बिगुअस है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि सही है। तो वही है, ये सब चीज़ें एडवांस में होता रहता है, तो एडवांस का पेपर इसलिए होता है, एडवांस का हर इसको स्टार्टिंग में उठा के पहले अटेम्प्ट में मत बनाओ, तो उसको लास्ट में बनाओ, पहले अपना चैप्टर को प्रिपेयर करो, उसको लास्ट में बनाना, ठीक है, तब जाकर कुछ बन पाएगा, पहले से बनाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। सर ऑफिशियल आंसर की क्या था इसका? किसका? ये बी था क्या? नहीं इसका देखना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्टली याद नहीं ऑफिशियल आंसर की क्या था, सर ऐसा क्यों होता है कि एक ऑप्शन कुछ लोग को एम्बिगुअस लगता है, बाकी को लगता नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो अब क्योंकि आप क्या है ना, ये साइंस है ना, तो साइंस पढ़ो, मेरे हिसाब से कोई कंसेप्ट अगर मैं उसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है कि उसको नहीं जस्टिफाई करूँ, उनको लग रहा है कि गलत है, या फिर क्वेश्चन को समझने का, लैंग्वेज समझने का डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए ऐसा होता है। जैसे रोटेशन का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, डिस्क आपको दिया हुआ है, 2 डिस्क से रोल कर रहा है सरफेस पे, है ना, इसमें हाँ, ऑफिशियल आंसर की ही 2 तरीके का आंसर किया है। आप हम लोग का डिस्कशन तो छोड़ो, ऑफिशियल आंसर की भी 2 अलग-अलग आंसर किया है था कि 2 पॉसिबिलिटी ऑफ सेट ऑफ आंसर्स का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ऐसा बहुत कॉमन है ये सब एग्जाम में, स्पेशली एडवांस में तो बहुत कॉमन है। सर हाँ। सर प्रैक्टिकली तो ये नहीं होना चाहिए कि सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए तो हम तो नॉर्मली तो रेडिएशन घट जाना चाहिए ना बॉडी का। मतलब हमको कम रेडिएशन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी ज़्यादा रेडिएशन एमिट करने लग जाए, तब उस टाइम पर क्या होगा कि फिर हमारा टेम्परेचर तो और जल्दी कम हो जाएगा ना, हाँ सर, इसलिए तो सर हमें ठंड लगता है और बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये भी एक तरीके से हो सकता है। रेडिएट करना तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, बट ज्यादा एनर्जी इवॉल्व तो हम कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इसमें आई थिंक ऑफिशियल आंसर की जो आया था, ऑफिशियल आंसर की इसमें लास्ट में सिर्फ सी ऑप्शन को दे दिया गया था, ए ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि ई का वैल्यू बहुत लोगों को लग रहा था गलत है, मतलब नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए भी एक ये ए ऑप्शन को शायद हटा दिया गया था आंसर की से बाद में, इसमें फाइनली सिर्फ सी ऑप्शन को दे दिया गया सही। जो लोग ए मतलब सॉल्व करके टिक करके आते हैं उनको क्या नहीं, अगर बोनस तभी जाता है जैसे कोई क्वेश्चन, इसमें क्या होता है जेई में अगर कोई क्वेश्चन जो एम्बिगुअस ऑप्शन रहता है या कुछ क्वेश्चन रहता है तो वो बोनस हो जाता है ज्यादातर, तो बोनस होने से कोई फायदा नहीं है आपको, बोनस अगर होता है तो बेसिकली कोई अटेम्प्ट करे या नहीं करे जेई में सबको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो वैसा ही हो जाता है कि अगर ए ऑप्शन जैसे नहीं है आंसर की में हटा दिया गया, तो इसका मतलब होगा कि अगर वो बोनस इसको नहीं किए थे, तो बोनस नहीं करने का मतलब है कि फिर जो ए टिक करेगा, मतलब इसको हटा दिया गया, समझो ऑप्शन से हटा दिया गया, इसको बोल दिया गया कि ए ऑप्शन आप कंसीडर मार्क करो या नहीं करो, वो कंसीडर नहीं होगा। हाँ सर, मतलब ऐसे भी 4 मार्क्स मिल जाएगा जो सिर्फ ए नहीं हाँ, किया। जो ये नहीं, तो उस तरीके से किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में भी देखो यही चीज़ है, ये जो इक्वेशन आ रहा है ये फाइनली आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सोचो, अगर आप हमको सेम टेम्परेचर मेंटेन करना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर गया, तो अगर आप ज्यादा एमिट करने लग जाओगे तो आपका टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, ऑल्दो कैलकुलेशन आपको पता चल रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें दिक्कत लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैथमेटिकली सेम आ रहा है, लेकिन ये अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई चीज मैथमेटिकली सेम आ जाना, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये पावर चेंज तो आ रहा है, लेकिन हमको इतना एनर्जी एमिट, हमको ज्यादा एमिशन और नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा और एनर्जी एमिट करने लगूँ तो फिर तो मेरा टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाँ सर। है ना। मतलब आप सोचो कि ठंड का टाइम है, अभी जैसे ठंड है, तो आपका बॉडी अगर ज्यादा एमिट करने लग जाए, तो ये मतलब आपको आपका एम क्या होना चाहिए, आपका बॉडी ज्यादा एमिट करे अभी या कम एमिट करे, कम 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 एमिट, आपका जो emit लॉस है वो कम होना चाहिए, है ना। तो अगर हाँ आपका सर। रेट ऑफ एनर्जी लॉस इंक्रीज हो गया तो आपका बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं रहेगा, हाँ सर अभी और खराब। हाँ है सर। ना। तो ऑल्दो न्यूमेरिकली आपको डेल्टा पी का वैल्यू सेम मिल रहा है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको बोल रहा है कि वी नीड टू एमिट मोर एनर्जी, ये तो गलत है, ये मोर वाला टर्म गलत है। हाँ सर। सर हाँ। सर यहाँ पर एम्बिग्विटी इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हम ये नहीं कंसीडर करें कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस भी करता है हीट। यहाँ पे हाँ, वो भी एक पॉइंट है, आपको बॉडी प्रोड्यूस करता है वो भी आपको देखना है। यहाँ पे तो हम तो सिर्फ रेडिएशन की वजह से लॉस देख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। हमको इक्विलिब्रियम में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर ऐसे लिखना चाहिए पावर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए वही होगा ना, जिस रेट से टोटल ये जो आपने डेल्टा पी या जो P1 लिख रहे हो, ये P1 आप बोल सकते हो, जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी रेट से मैं अगर एनर्जी जनरेट भी करूँ तो मेरा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, हाँ सर। ठीक है। तो ये मोर टर्म की वजह से ये बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो न्यूमेरिकली डेल्टा पी का वैल्यू सेम आता है, बट वी नीड टू डिक्रीज अवर एनर्जी एमिशन, है ना, वी नीड टू डिक्रीज अवर एनर्जी एमिशन, डिक्रीज सर अवर। लेकिन हम तो अपना एनर्जी एमिशन तो हमारे हाथ में है ही, तो सर उसकी बिल्कुल है ना, वजह तभी तो तुम ठंड में 1-2 कपड़े ज्यादा पहन रहे हो, यही तो हमारे हाथ में है। सर ये तो मतलब एक पैराडॉक्सल स्टेटमेंट हो गया कि हम मैं सॉल्व कर रहे थे कि टेंपरेचर कांस्टेंट रखने के लिए, लेकिन एक्सप्रेशन आया वो इंडिकेट कर रहा है कि टेंपरेचर और गिर जाएगा। और गिर जाएगा, हाँ। नहीं तो होता है कि हमारा सर ब्लड वेसल्स स्किन को कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि हीट लॉस घटाने के लिए। नहीं, वो तो पूरा सरफेस फेनोमेनन है, तो वो स्किन एरिया में कोई ऐसा एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा। सर एक चीज बताइए कि लास्ट वाला जो पार्ट गया है हमको ज्यादा एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम ज्यादा रेडिएट करें तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ज्यादा प्रोड्यूस कैसे होगा, सर तो बॉडी से ही प्रोड्यूस कर लेगा अपने आपको, वो मतलब प्रोडक्शन वाला जो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं हमको क्वेश्चन में। आपको बोल दिया कि इनिशियली आपका टेम्परेचर 310 केल्विन था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 था। अब मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर 290 कर दूं और आपको अपना बॉडी टेम्परेचर 310 मेंटेन करना है, तो आप ज्यादा एमिट करोगे या कम, आपका नेट रेट ऑफ जो लॉस होगा वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सर रेट तो बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर कितना डिपेंड करता है ना। लेकिन होना नहीं चाहिए ना, ह्यूमन बींग्स नीड टू रेडिएट दिस मच मोर एनर्जी, आपको पूछ रहा है, तो हमको तो अपना रेट ऑफ एमिशन को कम करना पड़ेगा। हम और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे आप क्लोथिंग अपना इंक्रीज कर रहे हो तो आप एक्सपोज सर्फेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो,
प्रैक्टिकली भी तो सोचो, न्यूमेरिकली जो मैथमेटिक्स आ रहा है वो तो अलग चीज है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका फिजिकल को सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए। सर हम जो एक्स्ट्रा क्लोथिंग करते हैं वो मतलब इंसुलेटर की तरफ एक्ट नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हीटर को क्रॉस कर नहीं, वो देता है। कन्वेक्शन प्रोसेस को कम कर देता है, मतलब हीट फ्लो मतलब एयर का सर्कुलेशन को कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको एडवांस में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में एक ही चॉइस रह जाता है एग्जाम में कि आप ऐसा नहीं कि छोड़ दो क्वेश्चन को पूरा, ऐसा भी नहीं है। जो श्योर शॉर्ट ऑप्शन आपको लग रहा है ना कि ये सही है उसको कम से कम टिक कर दो। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में बहुत टफ होता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में हर एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना एग्जाम में। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आर द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जी एडवांस। ठीक है, तो कभी भी ऐसा ये मत रखना कि अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन टफ आता है, हर एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, वो ऐसा भी नहीं है। कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, तो उसमें चांसेस मत लेना मल्टीपल करेक्ट में। चांसेस लोगे तो क्या होगा, मार्क्स तो कुछ आएगा नहीं, -2 हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो कम से कम एक ऑप्शन भी जिसमें आप श्योर शॉर्ट सही हो कि ये ऑप्शन तो सही है, उसको कम से कम टिक करो। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में चांसेस लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ, क्वेश्चन तो आ जाएगा मुझे लग रहा है। क्या हुआ? सर क्वेश्चन में आंसर आपको ना, तो मैं अभी 20 साल का किया था मैंने में खत्म, उसके बाद पूरा मैच आइडिया डायरेक्ट करते हैं करने पहले आधा चैप्टर कुछ चीजें जो थोड़ा दिमाग खराब करके। हाँ, वो रहता है उसमें एडवांस का, यही तो एग्जाम का बात है ना, वही चीज़ है। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन और स्टार्ट, तो यही है रेडिएशन, इसमें रेडिएशन का चैप्टर यही है। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन आज हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। केटीजी का एक पोर्शन स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो ध्यान से इसको समझो, बहुत आसान है, बहुत उतना टफ नहीं है, लेकिन अगेन थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। थ्योरी समझोगे तो क्वेश्चंस बनेगा इसमें। हम लोग देखो फिजिक्स में आपको रियल गैसेस के बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ही आसान है ये सब चीजें। आपको रियल गैस पढ़ना नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। ठीक है, सेकंड लॉ भी पढ़ना नहीं है। तो हम लोग आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या रियल गैसेस पे एप्लीकेबल है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना केटीजी। कुछ पोस्टुलेट्स मतलब एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेबल है आइडियल गैस पे काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, ये पोर्शन 100% एप्लीकेबल है। रियल गैसेस पे 100% एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी आपसे कभी पूछ सकता है एग्जाम में। आइडियल गैसेस पे दिस थ्योरी इज 100% एप्लीकेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल गैसेस के बारे में उतना मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, आइडियल बिहेवियर को कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या डिविएशंस शो होगा हमारे पास रीडिंग्स में। तो इसलिए आइडियल गैस का बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आइडियल गैस का इक्वेशन आई थिंक आप लोगों को पता है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। मैंने यहाँ पे म्यू लिखा है क्योंकि एन हम लोग आगे कुछ दूसरा पैरामीटर को यूज करेंगे, तो या एन लिखो म्यू लिखो कोई फर्क नहीं है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आर इनटू टी। और क्या क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं, लाइक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी नेग्लेक्टेड। तो इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर आप गैस का देखो यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी अगर आप गैस का देखो तो इंटरनल एनर्जी दो तरीके का हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम इंटरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, उस केस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी बनेगा। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बाद में प्रूव हुआ। ये तो पहले लोग सोचते थे कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास कुछ थर्मल एनर्जी होगा या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होगा। बाद में बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल का कंक्लूजन से ये चीज कैलकुलेशन से आया कि नहीं, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और स्पेशली मोनो एटॉमिक गैस के लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी और ये सब क्या है ना, जस्ट सुनने में अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है, फैंसी वर्ड्स है ये सब इंटरनल टोटल काइनेटिक एनर्जी का। सर हाँ। सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। अरे बाप, क्या हो गया इसमें बोलो? सर मेरा इंटरेक्शन हम लोग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कंसीडर नहीं करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है हमारे पास। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का ही टर्म आएगा। अब हायर, तो यहाँ पर हम लोग अगर बहुत हाई टेंपरेचर्स पे जाएंगे तो बाद में देखेंगे कि हाई टेंपरेचर्स पे वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास कंडीशन रहेगा आइसोट्रोपिक कंडीशंस। ठीक है, आइसोट्रोपिक कंडीशन मतलब क्या होगा कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल को आप अगर देखो तो ये मोशन बिल्कुल रैंडम है ना। एक कंटेनर में आप गैस यहाँ पे इंक्लोज करके रखो तो बिल्कुल रैंडम मोशन होगा गैस मॉलिक्यूल्स का। तो रैंडम मोशन का मतलब है कि किस कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा, उसका कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ज्यादा मूव करेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी एक्स के अलॉन्ग मूव करने का है वही वाई के अलॉन्ग है, वही जेड के अलॉन्ग है। तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी सेम होगा गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक कंडीशंस। तो सर हम ये बता सकते हैं कि अगले सेकंड गैस मॉलिक्यूल मतलब कहाँ होगा? उसका हम लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है उस सब चीजों में, क्योंकि एक एक हर एक गैस मॉलिक्यूल का तो स्पीड ही अलग अलग है। आपने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा ना। हाँ सर। हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड अलग है, तो हर एक मॉलिक्यूल को देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हमेशा एवरेज के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को देखने देख के क्या करेंगे उसमें, जब हर एक मॉलिक्यूल का पैरामीटर्स जो है सब डिफरेंट है, तो फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को देख के होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग एवरेज के बारे में बात करते हैं और स्पीड के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते। अगर रैंडम मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी ले लोगे तो 0 आ जाएगा, समझ में? वेलोसिटी का अगर एवरेज ले लोगे तो 0 आ जाएगा ना फिर, हाँ सर। है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हो, वेलोसिटी थोड़ी बोलते हो उसको, है ना। वेलोसिटी अगर ले लेंगे तो फिर 0 आ जाएगा सब कुछ। तो कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक कंडीशंस। और जो भी कोलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल विद द कंटेनर वॉल, उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऑल द कोलिजंस आर परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो और भी आपने आइडियल गैस का और भी कुछ बिहेवियर हो सकता है पढ़ा होगा, तो वो सब वैलिड है, लेकिन मैंने वो पॉइंट्स लिखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक परफेक्ट रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, कोई भी डिफॉर्मेशंस हम लोग कंसीडर नहीं करते उसमें। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज परफेक्ट रिजिड बॉडीज। तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब अगर आप पार्टिकल का किसी भी गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी लिखो तो उस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों हो सकता है, समझ में आ रही है चीज? एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स हो सकता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था और फिर वॉल के साथ कोलाइड कर गया। ठीक, तो जब ये वॉल के साथ कोलाइड किया तो मैं बोल सकता हूँ जस्ट बिफोर कोलिजन मान लो इसका जो वेलोसिटी है उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स है वीएक्स, वीवाई एंड वीजेड। तो अगर इस वॉल के साथ ये कोलाइड करेगा तो क्या सिर्फ एक्स कंपोनेंट में चेंज आएगा, वाई और जेड में तो चेंज आएगा नहीं। एक वॉल के साथ कोलिजन या एक वॉल के साथ अगर एक पार्टिकल कोलाइड करता है तो क्या जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी का टेंजेंशियल टू वॉल होता है उसमें चेंज आता है? अगर नहीं फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर टू वॉल जो कंपोनेंट था वो रिवर्स हो जाता है हाँ ना। सर। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, परपेंडिकुलर टू वॉल वाला कंपोनेंट कौन सा है? वीएक्स है। ठीक है, तो सिर्फ वीएक्स का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अज्यूम कर लिया माइनस वीएक्स, वीवाई एंड वीजेड विल रिमेन सेम। समझ में आ रही है चीज? हाँ सर। तो जरूरी नहीं है कि ये कंटेनर क्यूब हो, आपका जो मर्जी आप इस कंटेनर को बना सकते हो, क्यूब बनाओ, स्फीयर बनाओ, सिलेंडर बनाओ, जो आपका मर्जी आप बनाओ। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, ध्यान रखना स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब अगर जो भी आप कंटेनर अज्यूम कर रहे हो उस कंटेनर में अगर उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है v, अच्छा ये pv = nRT में ये v क्या होता है? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस। कंटेनर का टोटल वॉल्यूम से मतलब नहीं है हमको, कंटेनर का कितना वॉल्यूम में गैस प्रेजेंट है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो पूरा ऑक्यूपाइड है गैस के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हो वो कंटेनर का ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस टोटल वॉल्यूम में इस टोटल कंटेनर के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हम लोग देख रहे हैं स्मॉल n से, पर यूनिट वॉल्यूम को बता रहा है। समझ में आ रही चीज? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो स्मॉल n को आप टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ में आ रही चीज? हाँ सर। सो दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी, इसको नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अब देखो कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम में मैं चेंज देखो यहाँ पर, तो क्या सिर्फ x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी चेंज हुआ है तो इसका मोमेंटम में चेंज आएगा? क्या आएगा इसका मोमेंटम में चेंज? एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा था इनिशियल मोमेंटम mv से, जस्ट आफ्टर कोलिजन लेफ्ट की तरफ हो गया मोमेंटम mv, कितना चेंज आया मोमेंटम में? 2mv का चेंज आया, लेकिन ये चेंज कहाँ गया? क्या जो चेंज आया इसका मोमेंटम में दैट चेंज इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल, इस वॉल को ट्रांसफर कर देगा वो मोमेंटम। तो इसका मतलब मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल, क्या उसको हम 2mvx लिख सकते हैं? क्योंकि vy और vz वाला कंपोनेंट तो चेंज हुआ नहीं, हाँ सर। ठीक है। लेकिन ये मोमेंटम में चेंज आया सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से, सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो कोलाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे वॉल के साथ। तो हमको ये देखना है कि जितने ऑन एन एवरेज या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना इसके साथ कोलाइड करेगा इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। मान लो डेल्टा टी का टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द टोटल मोमेंटम इंपार्टेड टू द वॉल इन डेल्टा टी टाइम, इसको बहुत ध्यान से समझो। मान लो कि इस वॉल पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं ए, मैंने छोटा सा क्रॉस सेक्शन इसमें क्यों कंसीडर किया? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप क्यूब लो, हो सकता है कोई स्फीयर लेने में इंटरेस्टेड है, कोई सिलेंडर लेने में इंटरेस्टेड है, तो कोई भी आर्बिट्री शेप का कंटेनर लोगे तो उसका सरफेस को आप छोटे-छोटे एरियाज में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने ए। अब देखो हमको ये देखना है कि छोटे से एरिया में डेल्टा टी टाइम में कितना पार्टिकल्स स्ट्राइक करता है। अगर सोचो ये निकालूं मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग दिस वॉल इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो एक पार्टिकल कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है ये पता है, इसको मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। हाँ सर। एक पार्टिकल कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है वो पता है 2mvx, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे कि डेल्टा टी टाइम में कितना पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है वॉल के साथ, तो क्या हमको ये मिल जाएगा टोटल मोमेंटम इंपार्टेड इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट दिख रहा है मोमेंटम में चेंज सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से आ रहा है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ vx को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। सोचो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम यहाँ पे आप अगर कंसीडर करो और इस सिलेंडर का लेंथ अगर हम लोग ले लें vx डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सिलेंडर के अंदर डेफिनेटली जितना भी पार्टिकल्स है वो सब डेल्टा टी टाइम में इस वॉल को स्ट्राइक कर जाएगा। आप सोचो कि पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, vx हम कंसीडर करें, तो जो पार्टिकल बिल्कुल सिलेंडर का यहाँ पे लेफ्ट एंड पे है, क्या ये वाला पार्टिकल भी डेल्टा टी टाइम पे स्ट्राइक कर जाएगा इसको वॉल पे? हाँ सर। तो अगर ये लेफ्ट एंड वाला पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में स्ट्राइक कर गया तो इसका मतलब इसके अंदर जितना पार्टिकल है वो तो करेगा ही। सर समझ में आया। हां, vx का वैल्यू अगर मान लो 2 के इक्वल है, सर बट यहाँ पर तो आप सबका स्पीड एक ही डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, अभी आते हैं उस पॉइंट में। जैसे मान लो vx का वैल्यू 2 है, ठीक है। आपको अगर देखना है कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे कितना पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तो अगर एक लेंथ ले लो, यहाँ पे अगर एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मैं बोलूं कि दिस डिस्टेंस इज 2 इनटू टाइम डेल्टा टी, तो क्या ये वाला पार्टिकल डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा? t = 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो t = डेल्टा टी पे स्ट्राइक करेगा क्या? हाँ। इसके अंदर जितना पार्टिकल है वो तो कर ही जाएगा ना इस टाइम इंटरवल में स्ट्राइक। हाँ सर। समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम इस सिलेंडर का लेंथ कितना ले रहे हैं, उसको हम vx डेल्टा टी के इक्वल ले रहे हैं। समझ में आई क्या चीज? हाँ सर। ठीक है। तो कितना मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम के अंदर हो गया, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स हो गया? इसका सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a * vx डेल्टा टी लिख सकते हैं ना हम लोग इसका वॉल्यूम, ठीक हाँ है। सर। इस वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से, तो क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में? हाँ सर। ठीक है। तो टोटल मोमेंटम हमको क्या मिलेगा? दिस इज 2mvx इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इस सिलेंडर के अंदर था, वो सब इस पे स्ट्राइक कर सकता है इस क्रॉस सेक्शन ए को, ठीक है। लेकिन अब हम अगर आइसोट्रोपिक कंडीशंस के बारे में बात करें, अगर जैसे मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में अगर मैं गैस फिल करके इस कंटेनर को ऐसे ग्राउंड पे रख दूं, तो क्या ये कंटेनर चलने लगेगा, मूव करने लगेगा क्या? नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा कि यहाँ पे राइट वॉल पे जितना भी फोर्स लग रहा है, क्या लेफ्ट वॉल पे भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए? हाँ सर। ये फोर्स आगे से रहा है ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल आ रहा है ना? तो अगर राइट वॉल पे ये गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है और कुछ फोर्स लगा रहा है इस पे F, तो डेफिनेटली लेफ्ट वॉल पे भी फोर्स लगना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा और ये मूव नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक है। तो इसका मतलब आइसोट्रोपिक कंडीशंस अगर हम कंसीडर करें, आइडियल गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा कंडीशन कब एग्जिस्ट कर सकता है जब ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ रही है चीज? जैसे आप मान लो कि अपना रूम का एयर को देखो, जैसे एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम नाइट्रोजन पार्टिकल्स आपको पता है एयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन होता है। हाँ सर। तो मान लो ये एयर पार्टिकल्स हो गया, तो एक एयर में अगर मैं एक पेपर को ऐसे हैंग कर दूं, तो क्या ये पेपर जस्ट रेस्ट पे रहता है ऐसे? हाँ सर। ना, हाँ तो सर। रेस्ट पे रह रहा है, लेकिन ये जो एयर पार्टिकल्स है ये तो कोलाइड कर रहा है ना इस पेपर के साथ, लेफ्ट से भी कोलाइड कर रहा है, राइट से भी कोलाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पेपर अगर रेस्ट पे है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जितना पार्टिकल्स मान लो डेल्टा टी टाइम में अगर राइट साइड से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक किया तो लेफ्ट साइड से भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक किया होगा। वरना आप कभी भी रूम में पेपर को हैंग करो, अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ तो पेपर स्विंग करने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जब सर विंड ब्लो हो रहा होता है उस समय विंड जब ब्लो होता है उस टाइम पर आपके पास ये कंडीशन आइसोट्रोपिक नहीं रह जाता फिर, है ना, क्योंकि विंड जब आए आपके पास तो उस टाइम पे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये सब एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तब तो आइसोट्रोपिक कंडीशन नहीं है। फिर आइसोट्रोपिक कंडीशन मतलब रूम में आपका फैन भी ऑफ है, एसी ऑफ है, पूरा दरवाजा बंद है, खिड़की सब बंद है, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल आइसोट्रोपिक कंडीशन अज्यूम कर सकते हो। तो आप अगर पेपर को हैंग कर दो क्या वैसे हैंग करता रहेगा, वो स्विंग तो नहीं करेगा, नहीं सर। है ना। तो यही होता है आइसोट्रोपिक कंडीशन, इसी का हम लोग यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं कि अगर आपके पास एक आइसोट्रोपिक कंडीशन एक आइडियल गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जितना पार्टिकल हाफ ऑफ द पार्टिकल्स राइट की तरफ मूव कर रहा होगा, हाफ ऑफ द पार्टिकल्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा। तो इसीलिए मैं राइट वॉल पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड करता हुआ देखूं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अवेलेबल है इस वॉल्यूम के अंदर, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में, उसका हाफ हम लोग कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? राइट वॉल पे कोलिजन देख रहे हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हाफ का फैक्टर क्या क्यों आता है? दिस इज ड्यू टू द आइसोट्रोपिक कंडीशन, वी कैन से दैट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड अदर हाफ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सर। सर ये सारा कैलकुलेशन हम लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब क्या ये निकालना है? करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आएगा धीरे धीरे। प्रेशर निकालना चाहते हैं हम, काइनेटिक, बेसिकली हमारा एम है गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी निकालना, इस गैस के पास एनर्जी कितना है, ये हमारा मेन एम है, ठीक है। ठीक है सर। तो मेन यहाँ पे एम ये है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ये हाफ का फैक्टर क्यों आया? हाँ सर। अब देखो कि अगर टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ यहाँ पर इस एरिया पे, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो डेफिनेटली जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहा है इस पर एक फोर्स लगाएगा ना, इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स अगर हमको पता है तो पर यूनिट एरिया कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा इस वॉल पे,
हाँ सर। ठीक है, तो फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम इंपार्टेड पर यूनिट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यही था फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन लॉ में पढ़े थे हम लोग। टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया विल गिव मी प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे a से डिवाइड हो गया, डेल्टा टी से डिवाइड हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस विल बी n into m into vx स्क्वायर। क्लियर है? सर गैस भी तो फ्लूइड्स होता है, तो हम मतलब प्रेशर यूज निकालने के लिए फ्लूइड वाला कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। गैसेस में ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है। आप अगर ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर करोगे तो प्रेशर का डेफिनेटली वेरिएशन आएगा वहाँ पर। तो फ्लूइड्स में इलास्टिसिटी में क्वेश्चन आप लोगों को कराया था मैंने, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसे वेरी करता है। हाँ सर। मैंने बल्क मॉडुलस एक्सपोनेंशियल टर्म आया था एक। हाँ सर। तो ये अगर आप डे टू डे लाइफ में जो कंटेनर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ह्यूज है, उसका मतलब इफेक्ट नहीं आएगा ग्रेविटी का यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक तरह से बोल सकते हो ये भी एक कंडीशन है हमारे यहाँ पे कैलकुलेशंस में, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट कंसीडर्ड। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? लेकिन देखो ये अभी फाइनल रिजल्ट हुआ नहीं, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी पार्टिकल्स है गैस मॉलिक्यूल्स है सबका स्पीड सेम नहीं होता है। मतलब कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या एक्स डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल का स्पीड vx होगा, ऐसा जरूरी है? ऐसा होगा क्या? आइसोटोपिक कंडीशन है होना तो नहीं। प्रेशर कैसे निकालते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, मोमेंटम बाय डेल्टा टी इज फोर्स हो गया डिवाइड बाय एरिया। नहीं सर वो नहीं बोल रहा, ये तो आइसोटोपिक कंडीशन है, सबका तो सेम vx होना चाहिए। नहीं ऐसा थोड़ी, आइसोटोपिक कंडीशन मतलब नेट स्पीड आप बोल सकते हो कि हर एक डायरेक्शन में जो पार्टिकल का स्पीड होगा वो भी तो डिफरेंट होगा, बट हम एवरेज वैल्यूज निकाल रहे हैं। आइसोटोपिक मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करने का प्रोबेबिलिटी सेम है पार्टिकल का, कोई एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करना ज्यादा प्रेफर करेगा, वाई में प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है समझ गए। सो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में भी मूव करने का जो वैल्यू है, सो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, स्पीड आप बोलो इसको, एक्चुअली में वेलोसिटी नहीं, एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होगा पार्टिकल्स का वो सब डिफरेंट डिफरेंट होगा, सबका सेम नहीं होगा। इसलिए तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ तो यही था कि क्या एक डिफरेंट स्पीड्स आता है हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स का, यानी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था वो पढ़े हो सब? हाँ सर। हाँ सर। तो सर। हाँ, सर यहाँ पे जो प्रेशर निकाला है वो सर एक बार कैसे आया सर, फोर्स बताएंगे सर? अरे बाप रे, ये सब ये वाला फंस गया। ये पता है हम लोग ये कभी सुने कि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल, ऐसा सुने हाँ कभी? सर। हाँ सर। हाँ, याद आ गया, ये हाँ सुने क्या हम सर। लोग? हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पर अब हम देखो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n into m into vx square। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इज अ प्रेशर ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्पीड vx। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ये प्रेशर है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास तो x डायरेक्शन में स्पीड vx नहीं है। हाँ सर। समझ में आ रही चीज? तो हम लोग ये क्या कैलकुलेट किया, हम लोग कैलकुलेट किया कि व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड vx। ठीक है, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम स्पीड vx, सो द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रेशर ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड vx, और उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर डेंसिटी है n, सो n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड vx। समझ में ये क्या चीज हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे अभी तक? हाँ सर। ठीक है, तो अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे हर एक ग्रुप का प्रेशर का कंट्रीब्यूशन को ऐड करते जाएंगे, हाँ सर। है ना? आप तो जितने भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, किसी का स्पीड मान लो vx1 है, किसी का vx2 है, किसी का vx3 है, सबको ऐड करते जाओ। ठीक है, तो सबको ऐड अगर करते जाएंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो सबको ऐड करते जा रहे हैं तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म बनेगा। मान लो n1 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का वेलोसिटी vx1 था, n2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का वेलोसिटी vx2 था, तो सबको ऐड कर दिया तो ये न्यूमरेटर टर्म टोटल प्रेशर बनेगा, हाँ सर, टोटल प्रेशर। है ना? तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया n से। n क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर ये नंबर डेंसिटी एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई काम करो इसको ऐसे लिखो। सपोज कैपिटल N1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड vx1, ठीक है, कैपिटल N2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड vx2। तो इस तरीके से डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 का वैल्यू को क्या मैं नंबर डेंसिटी n1 टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा ना, नंबर डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होगा। हाँ सर। ठीक है, इसी तरह से n2 को आप क्या लिख सकते हो, n2 को हम लोग लिख सकते हैं नंबर डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम v। सो ये n1 हम लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और vx1 इज द ग्रुप ऑफ इज द स्पीड करेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रेशर का इक्वेशन यहाँ पर n1 मतलब क्या हो गया, n1 मतलब हो गया कैपिटल, हम लोगों के इक्वेशन में तो स्मॉल n1 आया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी वही है, बट स्मॉल n1 को मैं फर्दर और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे आया ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल n1 मतलब हो जाएगा कैपिटल n1 बाई v, ये हो जाएगा इंटू m इंटू vx1 स्क्वायर प्लस कैपिटल n2 बाई v इंटू m इंटू vx2 स्क्वायर। मास तो हर एक पार्टिकल का सेम होगा ना, मास तो डिफरेंट नहीं है, ये हो गया क्या? सर नंबर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा किसका? सब मॉलिक्यूल्स का नहीं, नंबर जरूरी नहीं है कि अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं तो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स है जिसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड वाले ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी नंबर डेंसिटी 3 होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं हो सकता 10 मॉलिक्यूल जिसका स्पीड 3 हो। अगर सेम होता तो नंबर आपके पास जो ग्राफ था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का वो तो ऐसा आता स्ट्रेट लाइन, नंबर डेंसिटी तो सेम नहीं है, सेम नहीं है इसलिए तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज है नंबर डेंसिटी का। क्या है यहाँ तक ये समझ में आया क्या यहाँ तक सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास टोटल प्रेशर। तो इस टोटल प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए आप स्मॉल m वाले टर्म को दिख रहा है, स्मॉल m वाले टर्म को तो यहाँ से डेफिनेटली बाहर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम वाले टर्म को भी मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ बाहर में, है ना? इस वॉल्यूम वाले टर्म को भी हम लोग बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसके बाद इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। समझ में आ रही चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? या फिर आप इसमें एक काम करो, इसको आप डिवाइड कर दो n1 बाई v प्लस n2 बाई v, इस तरह से इस टर्म से डिवाइड कर दो, और साथ ही साथ n1 बाई v प्लस n2 बाई v से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो कर ही सकते हैं हम। हाँ सर। नंबर टोटल डेंसिटी से मल्टीप्लाई हाँ, तो ये डिनोमिनेटर टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर डेंसिटी हो जाएगा। v का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया ना, वॉल्यूम वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो या फिर आप बोल सकते हो ये जो एक्सप्रेशन नीचे लिख रखा है यही आ गया, ये आ गया ना हमारे पास। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास, जो टोटल प्रेशर था उसको मैं यहाँ पे n1 + n2 + n3 मतलब नंबर डेंसिटी है, ये स्मॉल n1 स्मॉल n2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये n1 + n2 + n3 से क्या हो गया, टोटल नंबर डेंसिटी हो गया गैस का। ठीक है, कि और टोटल कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग इंडिविजुअल ग्रुप को नहीं देख रहे, टोटल मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं। समझ में आया क्या कुछ? नहीं सर। वो क्या चीज नहीं समझ में आ रही? सर वो कैपिटल n1 बाय v ये सबसे सर ये स्मॉल n1 कैसे आ गया? कैपिटल n1 बाई v मतलब ही तो स्मॉल n1 है। कैपिटल n1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सर हम उसको फिर कैपिटल n बाय v के फॉर्म में लिखे क्यों थे? किसके फॉर्म में? सर पहला ये स्मॉल n1 का मतलब समझाने के लिए कि वो है क्या चीज, उसको समझाने के लिए लिखा मैंने वो चीज। अच्छा, नहीं तो इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको चलो फिर दूसरे तरीके से लिखते हैं।
वैसे हमको हर एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल प्रेशर को हम ऐड कर देना चाहते हैं, तो प्रेशर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या आ गया था प्रेशर, वो आ गया था n into मास ऑफ वन मॉलिक्यूल into Vx स्क्वायर, ये आया था, हाँ सर, है ना। तो हर एक टोटल के लिए ऐड करने का मतलब है कि इसको अगर मैं समेशन साइन लगा दूं तो यही होगा टोटल प्रेशर, हाँ सर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, हर एक पार्टिकल का मास तो सेम है, समेशन ऑफ n टाइम्स ऑफ Vx स्क्वायर, यही हुआ, हाँ सर, ठीक है। अब ये टर्म यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका स्पीड था Vx, यही हुआ ना इसका मतलब, हाँ सर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, स्मॉल n को मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज m टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल n1 इज द नंबर डेंसिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज द स्पीड ऑफ Vx, ये लिखेंगे हम लोग, हाँ सर है ना। तो मान लो कि मैं किसी ith ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को देख रहा हूँ जिसका स्पीड Vxi है, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल सबको ऐड करने के लिए आप i इक्वल टू 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वहां तक ऐड कर सकते हो ना इसको, हाँ सर सबको ऐड करते जाना है। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी कांस्टेंट है, तो इसको m/v बाहर ले आओ, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो समेशन ऑफ ni into Vxi स्क्वायर, ये ni क्या है अब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ सर और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी से भी कर सकते हो आप। सो दिस समेशन ni, दिस इज कैपिटल N व्हिच रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ में आया क्या भैया, हाँ सर, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या बन गया टोटल प्रेशर का, m इनटू ये जो टर्म यहाँ पर है देखो समेशन ऑफ ni, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो ये वाला टर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टर्म एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज द स्क्वायर, ये Vx स्क्वायर का एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस एवरेज वैल्यू, v वॉल्यूम का टर्म यहाँ पे, ये टर्म समझ में आ रही है, एवरेज क्यों लिखा है, ये टर्म देखो क्या लिखा हुआ है कि आप जितने भी स्पीड है पार्टिकल के पास, मान लो कि एक पार्टिकल के पास स्पीड 1 है, दूसरे के पास 2 है, दूसरे के पास 3 है, इस तरीके से स्पीड है सब पार्टिकल्स के पास, तो हम बोल रहे हैं सारे स्पीड्स को स्क्वायर कर दो फिर ऐड कर दो और फिर इसको एवरेज ले लो, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दो, ये तो लिखा हुआ है, हाँ सर, आरएमएस वाला स्पीड होता है आरएमएस नहीं लिखा हुआ है, इसको मीन स्क्वायर स्पीड लिखा हुआ है, ऐसा सर पहले 10th में स्टैटिस्टिक्स वगैरह हम किए थे, मतलब हाँ। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय टोटल मीन स्क्वायर स्पीड, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसका उसका वैल्यू भी कैलकुलेट किया होगा, मीन स्क्वायर स्पीड का मोस्ट इसका वैल्यू, हाँ सर, नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब यही हमारे पास टोटल नंबर डेंसिटी हो जाएगा, हाँ सर, ये v ध्यान रखना, दिस v इज द वॉल्यूम, ठीक है, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये n/v का मतलब क्या हो गया, नंबर डेंसिटी हो गया स्मॉल n, समझ में आया क्या, हाँ सर ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो आज यहाँ तक करते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, हाँ होता है 3RT/n मीन स्क्वायर स्पीड का वैल्यू, हाँ 3RT/m,